जिस तरह से पत्थरबाजी पे लगाम लग गई है, या कश्मीर में आए दिन जो हड़तालें होती थी उस पे जो लगाम लगाई गई है, वो सराहनीय है। लेकिन जिस तरह से मिलिटेंसी की बात करते हैं तो मिलिटेंसी अभी बरकरार है। और मिलिटेंसी से जो अगर आप दूसरी तरफ देखा जाए तो जिसको ड्रग अगर उसको कहेंगे कि ड्रग मिलिटेंसी, मैं तो उसको यही कहूँगी। हाँ, मैं तो उसको यही नाम दूँगी। जिस तरह से हमारे बच्चों को तबाह कर रही है, जिस तरह से हमारे बच्चों को नशों में इस वक़्त झोंक दिया जा रहा है, तो ये अभी हमारे जम्मू कश्मीर में जो है हमारे यूथ की हालात जो है वो ख़राब कर रहे हैं। और ये एक साजिश के तहत जो है, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा यूथ जो है वो एकदम से तबाह बर्बाद किया जा रहा है। इस पर लगाम लगानी चाहिए। हमारे भारत सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए ताकि हमारे जम्मू कश्मीर का भविष्य जो है वो बच पाए। आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डीपीएपी स्पोक्स पर्सन सुनीता अरोड़ा जी। सर, मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू वेरी मच। मैम, किस तरह देखते हैं आप जिस तरह आपको बताते चलें, भाजपा के 9 साल पूरे हो चुके हैं और भाजपा जो है अब अपनी 9 साल की उपलब्धियां जो है वह गिनवा रही है और पैम्पलेट्स जो है वह बना रही है और ये कह रही है कि वह पैम्पलेट जो है हर जगह, हर उस कोने पे पहुंचाए जाएंगे जहां पे अभी तक सड़क नहीं है। सबसे बड़ी बात तो आप ही ने बोल दिया, मुझे उपलब्धि गिनाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपने कहा कि पैम्पलेट्स वहाँ पहुँचाने पड़ेंगे जहाँ सड़क ही नहीं है, तो उपलब्धि काहे की? यहाँ पे सड़कों पे ब्लैक टॉपिंग करने से अगर आप ये कहते हैं कि हमने डेवलपमेंट किया है, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर आपने अपने 9 साल गिनाने हैं, तो मुझे जम्मू कश्मीर के यूथ की दयनीय हालत पर बोलना पड़ेगा। मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों की दयनीय हालत पे बोलना पड़ेगा, जिनके घर छीने जा रहे हैं, जिनको उन्हीं के ज़मीन की टैक्स जो है वो भरने पड़ रहे हैं, जिनकी ज़मीन है उन्हीं की ज़मीनों को मतलब कि हथिया रही है ये इस वक्त ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इस पर अगर वो अपनी उपलब्धियां गिना रही हैं तो मुझे लगता है कि ये उनका मतलब कि कहते हैं ना वो दुलमुला रवैया है। एक तरफ से वो ये कह रहे हैं कि हम पम्पलेट्स वहाँ तक पहुँचाएंगे, दूसरी तरफ खुद अपने मुंह से ये कहते हैं कि जहाँ तक कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ रोड नहीं है, जहाँ लाइट्स नहीं है, जहाँ वाटर सप्लाई नहीं है, तो उपलब्धि तो वो अपनी खुद ही बता रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैम, जिस तरह से भाजपा के द्वारा बहुत दावे किए जाते हैं कि हिंदू अधिकारों को जो है महफूज रखा जाएगा और उनके लिए हर एक कम्युनिटी जो है, हर एक रिलीजन जो है बराबर है, तो जिस तरह से आप देख रही हैं कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही हैं और दूसरी ओर जो है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के बारे में जो है ये कहा जा रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाएगा। किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि भारत, हिंदुस्तान राष्ट्र पहले से ही हिंदू है, ठीक है? हिंदू राष्ट्र ही है। ये इसको तोड़-मोड़ कर पेश किया जाता है। यहाँ पे रहने वाला हर रिलीजन का बंदा जो है वो हिंदुस्तानी है, ठीक है? तो इसको हम ये कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। मुझे आप ये बताइए कि ये सिर्फ वोट बैंक की पॉलिसी होती है। हमारे यहाँ पे रहने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हिंदुस्तानी हैं और अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं। ऐसी बात नहीं है। ऐसा भी होता है कि हर जगह पे, ये आप यही नहीं कहेंगे हमारे जम्मू कश्मीर में, हर जगह हमारे हर स्टेट में, या आप आउट ऑफ स्टेट देख लीजिए, आउट ऑफ कंट्री देख लीजिए, शरारती तत्व हर जगह होते हैं। उससे ये नहीं हम कह सकते हैं कि ये यहाँ जो है ये फलाना जो एक रिलीजन है वो मतलब कि हमारे हिंदुस्तान में फूट डालता है। शरारती तत्व है, उनके साथ हमारी भारत सरकार को निपटना होगा और जिस तरह से पहले सरकारें निपटती आई हैं। तो मैं ये कहूँगी कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो एक गुलदस्ता है। यहाँ पे हर एक रिलीजन का बंदा जो है, हर एक रिलीजन के लोग जो है वो रहते हैं और ये हिंदुस्तान जो है वो महान है, वो महान रहेगा। वो किसी के बनाने से महान नहीं हुआ है। वो आज से, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो वो हिंदुस्तान ही है और वो हिंदुस्तान ही रहेगा। मैम, जिस तरह से ये कहा जाता है कि पत्थरबाजी पे रोक लगी है और आतंकवाद जो है ख़त्म होने पे है, तो रिसेंटली जो है श्रीनगर में एक दीपू नामी युवा की जो है टारगेट किलिंग की गई, तो किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से ये कहते हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट हुआ है, जिसमें मिलिटेंट्स का सफाया किया गया है, लेकिन उसके बावजूद
आप देखिए कि केपी एम्प्लॉयज़ या यहाँ के डोगरे जो मतलब जो रिजर्वेशन को हाँ, रिजर्व कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जब वो वहाँ पे गए, हमारी यहाँ की बेटी रजनी जी जिनको वहाँ पे जिनकी टारगेट किलिंग हुई, हमारे कश्मीरी जो जितने भी यहाँ पे बच्चे थे जिनकी वहाँ पे टारगेट किलिंग हुई, कश्मीरी पंडित समुदाय के जो बच्चे हैं, राहुल भट्ट जैसे, या पहले भी अजय पंडिता जी हुए हैं, उसके बाद अभी दीपू जी जो जिनको मतलब टारगेट किया गया। तो ये मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए इस तरह से कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। अगर मतलब मिलिटेंट्स का सफाया इन्होंने किया है, कश्मीर में टारगेट किलिंग तो हुई है, पिछले कई सालों से चल रही है। अब तो हमारे जम्मू प्रोविंस में भी ये सब कुछ होने लगा है। आप पीछे देखिए राजौरी के डांगरी में किस तरह से एक ही घर के लोगों को टारगेट करके उनको मारा गया, उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद देखिए कि हमारे फौजी भाई जो है गाड़ी में स्टिकी बम लगाकर वहाँ मिलिटेंट्स घात लगाकर बैठे थे, उनके ऊपर मतलब कि प्रहार किया गया और उनको उन जानें गंवानी पड़ी। हमने अपने अनमोल सिपाही जो है 5 वहाँ पे खोए हैं। तो ऐसे में ये कहना वाजिब नहीं होगा कि यहाँ पे जो है मिलिटेंसी का खात्मा हुआ है या जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो बेहतर हुए हैं। हाँ, कहीं न कहीं मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिस तरह से पत्थरबाजी पे लगाम लग गई है या कश्मीर में आए दिन जो हड़तालें होती थी उस पे जो लगाम लगाई गई है वो सराहनीय है। लेकिन जिस तरह से मिलिटेंसी की बात करते हैं तो मिलिटेंसी अभी बरकरार है और मिलिटेंसी से जो अगर आप दूसरी तरफ देखा जाए तो जिसको अगर उसको कहेंगे कि ड्रग मिलिटेंसी, मैं तो उसको यही कहूँगी। हाँ, मैं तो उसको यही नाम दूँगी। जिस तरह से हमारे बच्चों को तबाह कर रही है, जिस तरह से हमारे बच्चों को नशों में इस वक़्त झोंक दिया जा रहा है, तो ये अभी हमारे जम्मू कश्मीर में जो है हमारे यूथ की हालात जो है वो ख़राब कर रहे हैं और ये एक साजिश के तहत जो है मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा यूथ जो है वो एकदम से तबाह बर्बाद किया जा रहा है। इस पर लगाम लगानी चाहिए, हमारे भारत सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए ताकि हमारे जम्मू कश्मीर का भविष्य जो है वो बच पाए। मैम, जिस तरह से आपने देखा पिछले कुछ दिनों पहले एनटीए के द्वारा जो है सीयूईटी के टेस्ट लेने जाने थे और बहुत सारे बच्चों के टेस्ट जो हैं वह लिए गए और उनके जो सेंटर्स है वो आउट ऑफ जेएनके यूटी आए। तो बहुत सारे बच्चों को जो है उस वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको फुटपाथ पे सोना पड़ा उस वजह से। तो अब जो है वो चीज़ कैंसिल कर दी गई है। अब जो है कहा यह जा रहा है कि मेरिट बेसिस पे एडमिशन होगी। तो किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी स्पष्ट रूप से कि पिछले दिनों में जब ये बात सामने आई है और हमारी पार्टी डीपीएपी पार्टी ने इस पर प्रोटेस्ट किया, हम ड्यूकॉम ऑफिस गए, हमने वहाँ पे मेमोरेंडम पेश किया और उसी शाम को ये ऑर्डर जो है चेंज कर लिया गया और उससे ये कहा गया कि हाँ, यहाँ के बच्चे जो है वो यहाँ पे मतलब कि इस एग्ज़ाम को दे सकेंगे या यहाँ पे अपनी पढ़ाई को कर सकेंगे। ये मैं एक अपनी पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनका एक सराहनीय कदम, हम खुद थे वहाँ पे। तो मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता चिब साहब, जुगल किशोर शर्मा जी, सुरूरी साहब, जो कि खुद इस प्रोटेस्ट में सामने आए और उन्होंने पुरज़ोर तरीके से प्रोटेस्ट किया और हमने बच्चों को उनका हक जो है कहीं ना कहीं किसी हद तक उनको दिलाने में हम लोग कामयाब रहे। तो अभी भी जो यहाँ पे बच्चों की समस्याएं रहेंगी तो हमारी पार्टी जो है वो बढ़ चढ़ कर सामने आएगी और यहाँ के लोगों के लिए जो है वो पूरी तरह से प्रोटेस्ट करेगी और उनके हक उनको दिलाएगी। इस सब से कहीं न कहीं युवाओं में जो है अनरेस्ट भी क्रिएट हुआ है और जो दिक्कतें उनको सामना करने पड़ी। तो क्या आपको लगता है कि जब वे आगे एडमिशन सीख करेंगे उनको फ़ी में कुछ कंसेशन दी जाएगी, कुछ राहत दी जाएगी? देखिए इसके लिए हमारी पार्टी जो है पूरी तरह से बात करती रहेगी क्योंकि ये हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। जिस तरह से हमने पहले प्रोटेस्ट किया, हम लोगों ने अगर किसी हद तक उनका हक जो है उनको दिलाया है तो इसमें भी हम पूरी तरह से बात करेंगे और ये
ये देखिए ये एक मतलब कि पूरी तरह से लीगल इसका मतलब जो होना है लीगली तौर पर इसके जितना भी आगे चलकर काम होगा वो हम ज़रूर बात करेंगे, और जहाँ तक होगा हम इन बच्चों को इनका हक दिलाएंगे, इन्हें इंसाफ मिलेगा ज़रूर। मैम, जिस तरह से आप देख रही हैं जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है उसमें जो टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो बाहर के आए हुए हैं। तो क्या हमारे जम्मू कश्मीर के युवा या हमारे जम्मू कश्मीर के ऑफिसर्स इतने काबिल नहीं हैं कि उनको ब्यूरोक्रेसी में प्राइम पोस्ट नहीं दी गई हैं? देखिए जब तक यहाँ पे इलेक्शन नहीं होते हैं तब तक हम इसके लिए आपको कुछ कह नहीं सकते हैं। जब इलेक्शन होते हैं, चुन के जब नुमाइंदे सामने आते हैं, तो हमारी पार्टी के नुमाइंदे जब सामने आएँगे, या अगर ईश्वर ने चाहा तो हमारी पार्टी के चेयरमैन जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब, वो यहाँ के सीएम चुन के आते हैं, तो हम ज़रूर इस पे बात करेंगे, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में इतना टैलेंट है लोगों में, और हाईली क्वालिफ़ाइड यहाँ के लोग हैं जो यहाँ का नेतृत्व कर सकते हैं। तो हम इसके लिए ज़रूर बात करेंगे भारत सरकार के साथ। मैम, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है? क्या मुद्दे लेके जो है आम जनता के बीच में पार्टी जाएगी? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी का जो मैं मतलब कि एजेंडा या मैनिफेस्टो, मैं ये कहूँगी अभी वो मैनिफेस्टो तो नहीं बना है, लेकिन इलेक्शन आता है तो मैनिफेस्टो बनता है। लेकिन हमारी पार्टी जिस एजेंडे को लेकर यहाँ पे काम कर रही है, वो ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक दिलवाना, उनके ज़मीनों के हक दिलवाने, यूथ को जॉब्स दिलवानी, और जो हमारे यहाँ पे जिस तरह से अभी ये बच्चे जो है ये ड्रग्स में जो शामिल हो रहे हैं, इनको मतलब कि उस चीज़ से निकालने के लिए पुरज़ोर कोशिश करेंगे हम। और सबसे बड़ी बात ये है कि जम्मू कश्मीर को हम एक जो गुलदस्ता है जम्मू कश्मीर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसको इसी तरह रहने देंगे। इस गुलदस्ते को हम बिखेरने नहीं देंगे किसी को। स्टेटहुड को लेकर क्या है? स्टेटहुड को लेकर ये है कि हमारी पार्टी के चेयरमैन जो है वो लगातार बात कर रहे हैं, होम मिनिस्टर के साथ बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाए, और उनकी बात भी हुई है किसी हद तक, और ये कहा गया है कि जैसे ही इलेक्शन होते हैं तो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है वो वापस दिया जाएगा। अब ये डिपेंड करता है केंद्र सरकार पर कि वो अपनी बातों पर कहाँ खरे उतरते हैं। सुनीता मैम, आज के समय में जो लोग हैं, आम जनता है, कहीं ना कहीं उनके बीच ये धारणा बन चुकी है कि जम्मू कश्मीर को एज अ टेस्ट लेबोरेटरी जो उपयोग में लाया जाता है, टेस्ट किए जाते हैं, उन टेस्टों का असर आम जनता पे क्या पड़ेगा ये नहीं सोचा जाता। किस तरह देखते हैं? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो वो एक नेशनल लेवल के लीडर है, अपने जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने वो नेशनल जो पार्टी है या वो जो उनका कद है वो छोड़कर उन्होंने अपनी पार्टी एक यहाँ पे लॉन्च की है, जिसका नाम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है। उन्होंने क्यों किया है? आपने मुझे क्वेश्चन किया कि यहाँ पे जिस तरह से एक टेस्ट किया जाता है और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। गुलाम नबी आज़ाद साहब का सिर्फ ये मानना है कि ये मेरा स्टेट है, मैं इस स्टेट को अब तबाह बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं इसके लिए ज़मीनी सतह पर काम करूंगा और लड़ूंगा यहाँ के लोगों के हक के लिए। और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जो कहा है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, और हम लोग जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। भगवान ने चाहा, माता रानी ने चाहा तो ज़रूर ऐसा होगा। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर हमारी पार्टी जो सत्ता में आती है, और ये हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है वो सत्ता में आएगी, हमारे चेयरमैन सर जो है वो जम्मू कश्मीर के फिर से एक बार मतलब मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मैं जम्मू कश्मीर की जनता को ये कहना चाहूँगी कि आपके अच्छे दिन जो है वो वापस आएंगे। मैम, जिस तरह से आपने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और अपनी पार्टी बनाई, इस चीज़ को देखते हुए जो अभी करंट में जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, वह ये कहीं ना कहीं आरोप लगाते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जी ने जो है मलाई खा ली, उसके बाद जब पार्टी को उनकी ज़रूरत थी तो पार्टी को छोड़ दिया। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँगी, आप क्या सोचते हैं जो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने मिलाई है, आप क्या सोचते हैं? उन्होंने 45 साल उस पार्टी को दिए हैं, ठीक है? अगर वो चाहते तो वो अभी भी बैठकर, अगर उनको मलाई खाने का ही शौक होता तो वो अभी भी बैठकर खा लेते हैं। उनका तो पूरी ज़िंदगी वहीं पे कट जाती। उनको तो कोई निकालता नहीं, वहाँ उनको निकाला नहीं गया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए एक सेक्रीफाइस किया है, ठीक है? वो जम्मू कश्मीर के लिए सेक्रीफाइस करके इस जम्मू कश्मीर जो मतलब तबाह व बर्बाद हो चुका है, इसको फिर से सजोने आए हैं वो। उन्हें ज़रूरत नहीं थी
कि वो आए और वो इतना इस वक्त जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो 18-18, 19-19 घंटे काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। पूरा पूरा मतलब जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि आज़ाद साहब किस तरह से काम कर रहे हैं। उनको ज़रूरत नहीं थी, वो जहाँ बैठे थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की के लिए यहाँ पे एक अपनी पार्टी उन्होंने लॉन्च की है, जो डेमोक्रेटिक आज़ाद प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, जिसके मतलब बैनर तले हम सब काम कर रहे हैं और आज़ाद साहब के दिशा निर्देश के मतलब पे हम लोग काम करते रहेंगे। अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? मैं आम जनता को ये मैसेज देना चाहूँगी कि कहीं पे आप गुमराह मत हो जाइए। देखिए, जो वादे किए थे लोगों ने आपके साथ कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन तो आपने नहीं देखे। बहुत बुरे दौर से आप इन सालों में जो है वो मतलब निकले हैं, बुरे दौर से निकले हैं। पहले ये कहा जाता था कि फ़लानी पार्टी है उसने 70 साल किया, फिस्तानी पार्टी है उसने 80 साल किया, ये सब बातें होती रही हैं। लेकिन एक उम्मीद से उन्होंने जिस सरकार को चुन के लाया था, उसने भी कोई अच्छे दिन नहीं दिखाए हैं। लेकिन अब मैं ये कहती हूँ कि यहाँ का एक सबूत जिसने जो जम्मू कश्मीर का एक सबूत है, जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक सैक्रिफाइस किया है, और उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलाना है, और वो ज़रूर दिलाएंगे। और आप साथ दे दीजिए, आप मतलब कि आगे होकर उनके साथ आ जाइए, तो आपका जो जितने भी आपके मसले मसाइल हैं वो ज़रूर हल होंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ डीपीएपी स्पोक्सपर्सन सुनीता अरोरा जी, जिन्होंने हमारे साथ विभिन्न इश्यूज़ पे बातचीत की। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए अवामी लहर न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त में शाहनवाज़। ठीक हुआ।